दोस्तों, एक लड़का बैंक में ड्यूटी करने के बाद सीधा अपने मामा के घर पहुंचता है और जब वहां जाने के बाद लगातार आवाज़ लगा रहा था। ना घर पर कोई था और ना ही कोई आवाज़ आ रही थी। इसी बीच में जो उसकी छोटी बहन होती है वो मौके पर मौजूद होती है। उससे पूछा जाता है कि बाकी घर के लोग कहाँ गए हैं। बहन कहने लगती है कि सब के सब अपने काम से गए हुए हैं, कोई बात है तो बताओ। तभी वो कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात भी करनी थी। अकेले की बातचीत थी। उस लड़के ने जब अपनी बहन से इस तरह की बात की तो बहन बोलती है कि हाँ, क्या बात है, तुम मुझे बता सकते हो, जो भी बात है वो कर सकते हो। लड़का अपनी ही बहन से कहता है कि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। जैसे ही लड़की ने ये बात सुनी उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसका भाई इस तरह की बात उससे कैसे कर सकता है, सोचने पर मजबूर हो जाती है। लड़की को गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद उसका विरोध करने लगती है। उससे कहती है कि तुम यहाँ से फ़िलहाल चले जाओ, अगर तुम मेरी आंखों के सामने से नहीं गए तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा और मैं कुछ कर बैठूंगी। इतना सुनने के बाद वो लड़का यहाँ से चला जाता है और कुछ वक्त बीत जाता है। फिर से दोबारा घर पर आता है। दोबारा घर पर आने के बाद उसने फिर वही बात फिर से दोहराई। अपनी बहन से कहने लगता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जब देखो तब तुम्हारा चेहरा अक्सर मेरे दिमाग में घूमता रहता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। इतना सुनने के बाद उस लड़की ने कहा कि ये बात तुमने पहले कही थी तो मैंने माफ़ कर दिया था, अब की बार कही तो तुम्हें बिल्कुल किसी कीमत पर माफ़ नहीं करूँगी। और ये सारी की सारी बातें वो अपनी माँ से अपने पापा से कहेगी ताकि तुम इस घर के अंदर दोबारा कदम ना रख सको। बस इतना था। उस लड़की ने अपनी माता और पिता से दोनों से ये बात कही, कहा कि भैया घर पर आया था और इस तरह की बातें कर रहा था और वो आज के बाद इस घर के अंदर दोबारा कभी आया तो अच्छा नहीं होगा। जैसे ही उस लड़की ने अपने माँ बाप से ये बात कही, माँ बाप को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उस लड़के को बुलाया जाता है। उससे कहा जाता है हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि हम अपने घर में एक बेटा नहीं बल्कि एक नाग पाल रहे थे, इसीलिए आज के बाद तुमने इस घर में अगर घुसने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उस लड़के को धक्के मारते हुए घर से निकाल दिया जाता है और ये बात आई गई हो जाती है और वक्त आगे बढ़ने लगता है। लेकिन दोस्तों, ये कोई नहीं जानता था कि वो लड़का आगे जो कदम उठाएगा वो सबको हैरान कर देगा, परेशान कर देने वाला होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आज के इस क्राइम के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना लेकर के आया हूँ ये है मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल की। इसका इलाका लगता है जो है लाल घाटी। बात कर रहा हूँ 8 मई 2014 की। लाल घाटी इलाके के अंदर एक सुंदरवन कोहिनूर मैरिज गार्डन है। यहाँ पर एक शादी समारोह चल रहा था। लड़की का नाम जयश्री नामदेव होता है और लड़के का नाम रोहित नामदेव होता है। दोनों की शादी में शामिल होने के लिए बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। कोई खाना खा रहा है तो कोई बारात में डांस कर रहा है, कोई मैरिज हॉल के अंदर डांस कर रहा है तो कोई अपनी खुशियाँ बांट रहा है। इस तरह से पूरे मैरिज होम के अंदर चहलकदमी थी और एक तरह की जो है ये वीआईपी शादी थी, क्योंकि दोनों जो है डॉक्टर होते हैं, दोनों ही एमबीबीएस होते हैं और इसीलिए शादी बड़ी धूमधाम से हो रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी। रात को जब 8 बजते हैं तो उस वक्त मेहमानों की भीड़ बहुत ज़्यादा थी, उसको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मेहमानों की छंटनी शुरू हो जाती है। अब लड़की और लड़के के पक्ष ही खास मेहमान थे, वही शामिल रहते हैं। बाकी मेहमान जो अपने थे दूर दराज के थे, वो खाना खाकर और यहाँ से जा रहे थे। जयमाल का जो कार्यक्रम था वो रात को 11 बजे के जो है समाप्त हो जाता है। उसके बाद फिर आवाज़ लगती है कि अभी फ़िलहाल दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए जितने भी नज़दीकी रिश्तेदार हैं वो सब के सब स्टेज के पास आ जाएं। बस इतनी आवाज़ लगनी थी। अब सभी लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे कि दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद देना है, जो गिफ्ट वगैरह लेकर के आए हैं उनके लिए वो गिफ्ट भी उन्हें देना है। बस इतना था। तो जितने भी रिश्तेदार होते हैं वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे और इसी बीच में एक नकाबपोश व्यक्ति इस शादी समारोह में एंट्री करता है और दुल्हन के बिल्कुल ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे दुल्हन के ठीक सामने खड़ा होता है उसके चेहरे पर नकाब लगा हुआ था। ना कुछ दुल्हन समझ पा रही थी और ना ही कुछ दूल्हा समझ पा रहा था, और जो उसके आगे पीछे दूल्हा दुल्हन के होते हैं वो भी कुछ नहीं समझ पा रहे थे। और एक तरफ वीडियोग्राफी चल रही है, फ़ोटो वगैरह लिए जा रहे थे। लेकिन इसी बीच में एक पिस्तौल निकालता है और नकाबपोश पिस्तौल निकालने के बाद दुल्हन की तरफ जो है करता है। और जैसे ही दुल्हन की तरफ करता है, दुल्हन इससे पहले कुछ समझ पाती, किसी से कुछ कह पाती, तभी गोली चल जाती है। और जैसे गोली चलती है वो दुल्हन की गर्दन पर आकर लग जाती है और दुल्हन जिस कुर्सी पर बैठी हुई थी वहीं उसी कुर्सी पर गिर जाती है और वहीं चीख पुकार मच जाता है। लेकिन जो नकाबपोश होता है वो रुकता नहीं है, थमता नहीं है।
बल्कि इसी बीच वो दूल्हे की तरफ भी गोली चलाने की कोशिश करता है। उसे मारने की जैसे ही कोशिश कर रहा था तो दूल्हे ने अपना बचाव करते हुए उसके हाथ में झटका मार दिया। और जैसे उसको जो है हाथ में झटका लगता है, गोली दूल्हे को तो नहीं लगती है, लेकिन दूल्हे के बगल में एक उसका खास दोस्त था जिसका नाम कचरू सिसोदिया होता है, उसकी जांघ में गोली लग जाती है। इसके बाद बस यहाँ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। लोग इधर से उधर भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, लेकिन हिम्मत जुटाते हुए कुछ लोगों ने उस लड़के को पकड़ लिया जिसके हाथ में पिस्तौल लगी हुई थी, जिसका चेहरा पूरी तरह नकाब से ढका हुआ था। बस दुल्हन की हालत देखते हुए, क्योंकि दुल्हन की गर्दन में गोली लगी हुई है और दुल्हन खून से लथपथ है पूरी तरह से। अब जैसे जीने की खैर कोशिश वो कर रही थी, तभी उसे पकड़ते हैं। यहाँ से पकड़ने के बाद अस्पताल लेकर जाते हैं दुल्हन को, ताकि जो है उसको समय पर उसका इलाज हो सके, वो बच सके। लेकिन इसी बीच में उस व्यक्ति को जिसने नकाब लगाया हुआ था, जिसके हाथ में पिस्तौल होती है, उसको पकड़ लेते हैं और उसके बाद उसे पीटना शुरू कर देते हैं। उसको जो भी बाराती हैं, घराती हैं, शामिल है, सब जो है उसको मार रहे थे, पीट रहे थे। और इसी बीच में मारपीट के दौरान ही किसी ने नज़दीकी पुलिस स्टेशन को फ़ोन कर दिया कि यहाँ पर इस तरह से एक दुल्हन को गोली मारी गई है। दुल्हन की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। यहाँ पर जो एक नकाबपोश व्यक्ति होता है जिसने गोली चलाई थी, दरअसल वो भीड़ ने उसको पकड़ लिया है। आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाइए। अब जैसे ही ये सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस मौके पर पहुँचती है। मौके पर आने के बाद देखती क्या है कि उस व्यक्ति को इतना मारा जाता है कि पूरा शरीर उसका खून से लथपथ हो जाता है। आखिरकार पुलिस के आने के बाद फिर भीड़ ने उसको छोड़ दिया। अब उसकी हालत भी ऐसी हो रही थी जैसे कि अब किसी भी वक्त जो है वो दम तोड़ देगा। तत्काल ही उसको उठाया जाता है, नज़दीकी अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल ले जाने के बाद उसका उपचार शुरू हो जाता है, और जब उसका उपचार शुरू होता है तो उसके बाद फिर ये पुलिस जानने की कोशिश में जुट जाती है कि आखिरकार मामला क्या है। उधर दुल्हन को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं तो डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। दुल्हन अब इस दुनिया में नहीं रही। ये बात सुनने के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अस्पताल में जितने भी घराती थे या बाराती थे, मेहमान थे, जिसको सूचना मिल रही थी वो ही मौके पर पहुंच रहे थे। आसपास के इलाके के लोग पहुंच रहे थे और लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार दुल्हन के साथ ऐसा क्यों हुआ और ये सब किसने किया। यही सब जानना चाहते थे। दरअसल दुल्हन का जो नाम होता है डॉक्टर जयश्री नामदेव होता है, माँ का नाम लक्ष्मी होता है और पिता का नाम घनश्याम नामदेव होता है, जो कि विद्युत मंडल से रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं। उनसे पूछा जाता है कि क्या आप कुछ बता सकते हो। बताने की स्थिति में वो इसलिए नहीं थे क्योंकि उस रात पूरी पुलिस की हिम्मत भी नहीं हुई थी उनसे कुछ पूछा जाए, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी थी और कोई संतान ही नहीं थी। अकेली बेटी के साथ इस तरह का हादसा होना, घटना होना, ये वाकई अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। आखिरकार परिवार वालों से पूछा जाता है, उधर पोस्टमार्टम भी हो जाता है। जब पोस्टमार्टम हो जाता है तो परिवार के लोगों से जानने की कोशिश की जा रही थी कि क्या तुम उस नकाबपोश को जानते हो। अभी हॉस्पिटल के अंदर उसका जो है वो मूर्छित हालत में है, उसका जो है उसे होश अभी नहीं आया है। हालांकि वो बच जाएगा, लेकिन उसे कितने दिन लगेंगे होश आने में, ये खैर कुछ कहा नहीं जा सकता। लड़की के पिता से जब ये बात पूछी जाती है तो लड़की के पिता ने जो है रोते रोते कहानी बताई। उन्होंने कहा कि मेरी छोटी बहन है और छोटी बहन का नाम अंगूरी देवी है। अंगूरी देवी के जो पति हैं अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसके 2 बेटे होते हैं, एक बेटे का नाम अनुराग नामदेव होता है और दूसरे बेटे का नाम होता है उसका अंबर नामदेव। अब दरअसल जो उसका बड़ा बेटा है उसका नाम अनुराग नामदेव है। वो कई साल पहले उनके घर पर आया था। घर पर उसके आने की एक ही वजह थी कि परिवार की स्थिति ज़्यादा अच्छी थी नहीं। उन्होंने सोचा कि इसको यहीं पर रखेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, देखभाल करेंगे और ये भी एक कामयाब इंसान बन जाएगा। इधर इनकी बेटी तैयारी कर रही थी नीट की, उसने MBBS में एडमिशन ले लिया था। इधर जो ये लड़का था दरअसल यूको बैंक में नौकरी लगाने के लिए PO की तैयारी करा रहे थे और वो घर पर रहकर तैयारी कर रहा था। तैयारी करते करते कब न जाने उसके मन में अपनी ही बहन के प्रति कुछ इस तरह की बातें पल जाती हैं जिसको सोचने पर भी घिन आती है। वो अपनी ही बहन से प्यार कर बैठता है और एक दिन जब घर पर कोई नहीं होता है, दोनों अकेले होते हैं, तब वो अपनी बहन से प्यार का इजहार कर बैठता है। उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। 1 बार 2 बार, जब बार लगातार हो रहा था। माता और पिता को जब ये बात पता चलती है तो उन्होंने अपने उस भांजे को, बहन के बेटे को, जिसका नाम अनुराग नामदेव होता है, उसको धक्के मारते हुए अपने घर से निकाला और कहा कि आज के बाद घर में तुम्हारी कोई एंट्री नहीं है।
यही बात थी कि वो जब अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रहे थे, एक लड़के की तलाश में थे। आखिरकार एक लड़का उन्हें मिल जाता है शादी के लिए, और ये पता चलता है कि लड़का जिसका नाम डॉक्टर रोहित नामदेव होता है, वो हरसूद धनोरा गांव का रहने वाला होता है। और वो इसी कॉलेज में, जिस कॉलेज में इस लड़की ने यानी कि जयश्री नामदेव ने, जो कि आगे चलकर बाल रोग विशेषज्ञ बन जाती हैं, और लड़का जो डॉक्टर होता है वो सर्जन होता है। इन दोनों की आपस में बातचीत कराई जाती है। ये एक अरेंज मैरिज थी, और अरेंज मैरिज होने के बाद जब शादी की बात तय हो जाती है तो ये पहले सगाई होती है, और सगाई की तारीख होती है 3 फरवरी 2014। आखिरकार 3 फरवरी 2014 की सगाई हो जाती है। सगाई के दौरान कुछ फ़ोटो खींचे जाते हैं, और डॉक्टर रोहित इतना ज़्यादा खुश होते हैं कि वो अपनी शादी का इजहार फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, और पोस्ट करते हुए वो अपनी भी फ़ोटो डालते हैं और अपने होने वाली दुल्हन की फ़ोटो डाल देते हैं। कहते हैं कि बहुत जल्दी हम एक रिश्ते में बंधने वाले हैं, मुझे नहीं पता था कि मुझे इन्हें देखते ही मोहब्बत हो जाएगी, प्यार हो जाएगा। इस तरह की बातें उन्होंने लिखी हुई थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इस घर में एक बहुत बड़ी समस्या भी है, और वो समस्या थी अनुराग। अनुराग ने जैसे ही फेसबुक पर वो फ़ोटो अपलोड को देखा तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी बहन को धमकाता है और कहता है कि बारात नहीं आनी चाहिए, बारात आएगी तो फिर देख लेना क्या से क्या हो जाएगा, तुम भी मारी जाओगी और तुम्हारा जो हस्बैंड है वो भी मारा जाएगा, जो कभी नहीं हो सकता। इस तरह की बात थी, धमकी दी जाती है, लेकिन परिवार के लोगों ने इस धमकी को बहुत मामूली लिया। धमकी को इतना गंभीरता से नहीं लिया जितना गंभीरता से इन्हें लेना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने ही उसकी परवरिश की थी, उन्होंने ही उसे पढ़ाया लिखाया था, उसकी तैयारी कराई थी। उनकी ही वजह से उसकी यूको बैंक में नौकरी भी लग जाती है। आखिरकार वो तारीख आती है 8 मई 2014 की। शादी समारोह चल रहा था, सब के सब खुश थे, लेकिन इसी बीच में नकाब लगाकर अपने चेहरे पर आता है और दुल्हन को गोली मार देता है। दूल्हे को भी मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूल्हे को वो मार नहीं पाता है। पुलिस ने उसको हालांकि पकड़ तो रखा था। उसके बाद उसका इलाज चलता है। इलाज चलने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है, और ऐसे ही करते करते 1 साल बीत जाता है। ये तारीख थी 11 फरवरी 2015 की। सत्र न्यायाधीश की तरफ से एक आदेश होता है कि इस व्यक्ति को तब तक सलाखों के पीछे रखा जाए तब तक इसके प्राण नहीं निकल जाए। लेकिन जैसे उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है, ये बात लड़की यानी कि डॉक्टर के पिता को बात अच्छी नहीं लगती, घनश्याम को। वो कहते हैं कि वो हाई कोर्ट जाएंगे, और हाई कोर्ट जाने के बाद इस आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। कार्रवाई यानी कि उसको फांसी के तख्ते पर लेकर के जाएंगे। और जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की थी तो उससे पता चलता है कि ये 17,000 रुपये का सागर जिले का एक गढ़ा कोटा है, जगह लगती है, वहाँ से इसने पिस्तौल खरीदी थी, उसने गोली चलाई थी। आखिरकार उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी जाती है। परिवार वालों ने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए ये उच्च अदालत की तरफ रुख करते हैं, और ये 4 साल बीत जाते हैं। ये तारीख थी 27 मई 2019 की। इस व्यक्ति ने, जिसका नाम अनुराग होता है, इसने पैरोल के लिए आवेदन कर दिया, और पैरोल उसको 15 दिन की मिल जाती है। 15 दिन की पैरोल मिली थी, और वो अपनी माँ के पास आया था। इसका जो रहन सहन होता है वो जिला सागर का, जगह लगती है गढ़ा कोटा, वहीं पर वो ये प्राइवेट नौकरी कर रहा था, और एक बैंक जो है, बैंक के अंदर पीओ की, और इसी दौरान जो है उसने ये हत्या को जो है अंजाम दिया था। जब ये 15 दिन की पैरोल पर आया था तो अपने घर पर था, और घर से कहीं बाहर नहीं निकला था। आखिरकार इसको 15 दिन पूरे हो जाते हैं। 12 जून 2019 की शाम लगभग 5 बजे के आसपास इसको जेल में जाना था, वापस सलाखों के पीछे। लेकिन जैसे ही घर का दरवाज़ा खुलता है, सुबह के 5 बज रहे थे, यानी कि उसने लगभग अपने जेल में जाने से 12 घंटे पहले ही उसने अपनी जीवन लीला को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर लिया, और उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। और जैसे ही ये बात अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। मीडिया वाले इस डॉक्टर लड़की के पिता के पास जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि अब जो इंसाफ हुआ है आप इससे कितना संतुष्ट हैं। वो कहते हैं कि संतुष्ट नहीं है। उसकी लापरवाही की वजह से न केवल उसकी ज़िंदगी ख़राब हुई, बल्कि उसने हमारी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दी, और हमारी इकलौती बेटी थी, उसकी ज़िंदगी खराब, पूरी तरह से ज़िंदगी ख़राब कर दी। हमें नहीं पता था कि जिस लड़के को हम अपने घर पर लेकर आए हैं, उसकी परवरिश कर रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं, हालांकि वो बहन का बेटा होता है, सगी बहन का बेटा, आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि जिस डॉक्टर से उसकी शादी हो रही थी लड़की की, दरअसल वो डॉक्टर उस रात अपने घर चला जाता है। ये हरसूद धनोरा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार मैं बता रहा हूँ, वो अंतिम संस्कार में भी उस दुल्हन के शामिल नहीं होता है।
और घर जाने के बाद वो फेसबुक पर एक पोस्ट करता है और कहता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को मरते हुए देखना बहुत दुखद होता है, दुख होता है, जिसको आप बेइंतहा प्यार करते हो। वो कैसा प्यार कर रहा था कि जिस लड़की के अंतिम संस्कार में भी शामिल होने नहीं आया। और उसके बाद फिर जब पुलिस ने इसे बातचीत करने की इससे कोशिश की तो उसने पुलिस से बात नहीं की थी। और इसने जब ये पोस्ट करी थी फेसबुक पर तो लोगों ने इसके बारे में लिखना शुरू कर दिया था कि रोहित तुम मजबूत रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। यानी कि पब्लिक का पूरा लगातार इसको सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन ये सपोर्ट लेना नहीं चाहता था। और पुलिस जब इससे बातचीत करती है, क्योंकि गोली इसके ठीक सामने चलती है, इसके पास से चलती है, गोली इसके दोस्त को भी लग जाती है, इससे भी गवाही की बात की जाती है, तो डॉक्टर शायद मना कर देता है कि वो कोई गवाही नहीं देना चाहता। यानी कि वो अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लेता है। और इस बात को लगभग 15-16 या 10-11 साल के आसपास वक्त बीत जाता है। जब इस घटना को याद किया जाता है मध्य प्रदेश के भोपाल में, तब इस घटना को लेकर के लोग सिहर जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक व्यक्ति ने पागलपन में जो अपनी बहन होती है, अपनी ही बहन को वो मासूका समझने लगता है और उससे ही प्यार का इजहार कर बैठता है और उसकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए जो है ख़त्म भी कर देता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।